हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट न्यूटन-राफसन मेथड और वी एंडेड अवर डिस्कशन विद अ पॉइंट कि हमें न्यूटन-राफसन मेथड में डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ता है और अगर डेरिवेटिव किसी अप्रोक्सीमेशन पे ज़ीरो हो जाता है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वी कैन यूज़ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड जो है वो बेसिकली इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर लेता है कि जो आपके डेरिवेटिव का इशू है उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नाउ हम लोग जानते हैं कैलकुलस से कि अगर मैं डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एफ प्राइम एट पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पी एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पी एन माइनस वन। तो अब यहाँ पे ये जो है आपके पास x जो है वो अप्रोच करेगा पी एन माइनस वन को। अब लिमिट का कंसेप्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट से अगर ये पॉइंट है पी एन माइनस वन, तो जब हम कह रहे होते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू पी एन माइनस वन, तो इसका मुराद क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास x जो है वो वेरी वेरी क्लोज है टू दिस पॉइंट पी एन माइनस वन। अब वो अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो तो उसको आप राइट हैंड लिमिट कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट और राइट किसी भी साइड से वो अप्रोच करे, लेकिन एक्चुअली वो इस पॉइंट के वेरी वेरी क्या होता है, क्लोज होता है। अगर पी एन माइनस टू जो है वो वेरी क्लोज हो पी एन माइनस वन के, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो x है अप्रॉक्सीमेटली अप्रोच करेगा पी एन माइनस टू को, कि ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है पी एन माइनस वन के। तो हम ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू पी एन माइनस वन, इसको फिर एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ प्राइम एट पी एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एन माइनस टू, बिकॉज कि जो अप्रोचेस है इसमें हमने वो पॉइंट पुट कर दिया जो पी एन माइनस वन के वेरी वेरी क्लोज है। तो एफ ऑफ पी एन माइनस टू माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस वन। तो ये जो डेरिवेटिव है, अब इससे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो एफ ऑफ पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू थी न्यूटन फार्मूला में, हम उसको फिर इससे चेंज कर सकते हैं। अब न्यूटन ऑप्शन में हमारे पास था पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन। तो यहाँ पे जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन की, तो ये फार्मूला हमारे पास इस शेप में आ जाएगा, माइनस टाइम एफ ऑफ पी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब आप देखें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है डेरिवेटिव, तो इसकी रेसिप्रोकल जो है वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एन का फार्मूला। अब ये जो न्यूटन्स का फार्मूला है, ये इसे हम कहते हैं कि ये बेसिकली सेकंड मेथड है। और ऐसा क्यों कहते हैं कि सेकंड मेथड है? आप यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 1 माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस टू नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका इंडेक्स नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम इंडेक्स को पॉजिटिव रखने के लिए इसको n2 से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप n2 पुट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा p2 इज इक्वल टू p1 माइनस एफ ऑफ p1 टाइम्स p1 माइनस p नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ p1 माइनस एफ ऑफ p नॉट। तो आप देखें न्यूटन राफसन के फार्मूले में हमें एक पॉइंट चाहिए होता था pn माइनस वन, तो उससे नेक्स्ट आइट्रेशन हम फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब p2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यूज नोन होनी चाहिए, p नॉट एंड p1। तो इफ p नॉट एंड p1 आर नोन देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट p2। तो इस केस में इसका मतलब है कि सेकंड मेथड में हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनकी मदद से आप नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली सेकंड मेथड में हम कर क्या रहे हैं? सेकंड मेथड में हम कर ये रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आप इनको एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं।
और वो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, वो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होता है आइटरेटिव पॉइंट P2। तो ये अंडरस्टैंड करना कि टेंजेंट लाइन और सेकंड लाइन में डिफरेंस क्या है। सॉरी, टेंजेंट लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एट ए वन सिंगल पॉइंट मेट कर रही होती है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही हो, वो टेंजेंट लाइन होती है। और सेकंड लाइन हमारे पास होती है कि आपके पास कोई भी कर्व है, उसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज नोन एज अ सेकंड लाइन। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन है। अब सेकंड लाइन दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती है, उसे हम कहते हैं सेकंड लाइन। तो इस मेथड को हम सेकंड मेथड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मेथड में हम सेकंड लाइन ड्रा करते हैं, यानी कि P0 और P1 पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। वो लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आइटरेटिव पॉइंट होता है। आप P2 पे आ जाते हैं। अब फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे कि जब आप n की वैल्यू इसमें अपडेट कर देंगे, तो n जब आप 3 करेंगे तो आपके पास P3 जो है वो इक्वल आ जाता है P2 माइनस एफ ऑफ P2 टाइम्स P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ P2 माइनस एफ ऑफ P1। तो अब आप इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट यूज करेंगे वो 1 and 2 है। तो अब आप P1 और P2 को ज्वाइन कर लेंगे। कर्व पे P2 के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ रहा है और P1 ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक सेकंड लाइन ड्रा कर ली। ये सेकंड लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट कर रही है, वो पॉइंट आपके पास आ जाएगा P3। तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब P4 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें P3 और P2 यूज होंगे। तो ये पॉइंट है P3, यहाँ पे पॉइंट है P2। इन दोनों को सेकंड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये सेकंड लाइन इंटरसेप्ट करती है एक्स एक्सिस को P4 पे, और इवेंचुअली चलते चलते आपके पास ये जो सेकंड लाइन है, ये और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है, ये एक ही बन जाएगा। आप देखें कि हम क्लोजर मूव करते जा रहे हैं इस पॉइंट के। इवेंचुअली ये होगा कि आप जब सेकंड लाइन ड्रा करेंगे तो वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को सिर्फ टच कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास सेकंड लाइन टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाए तो आपके पास रूट आ जाता है, कन्वर्ट्स इनटू अ टेंजेंट लाइन। जब वो टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास रूट की वैल्यू आ जाएगी। वी विल गेट द और वी विल कन्वर्ज टू द रूट। तो उस टाइम जो आपके पास वैल्यू आ जानी है, दैट लास्ट पर्टिकुलर वैल्यू, तो जब ये टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो वही पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो आपके पास रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन है। अब देखिए, देखते हैं कि सेकंड मेथड कैसे अप्लाई होता है। जी सर ये जो हमने पहली सेकंड लाइन ड्रॉ की वो P डॉट और P1 के बीच में ड्रॉ की ना? जी ठीक है। तो सर इसके बाद हमने यानी P1 को छोड़ दिया और P2 और कर्व के ऊपर एक पॉइंट लगाया। P2 जो है उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था वही हमने P2 है, ये वाला पॉइंट। अच्छा अच्छा सर, ठीक हो। अच्छा P2, ठीक है, P2 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया कर्व के ऊपर, और उससे दोबारा हमने वो जो हमारा P1 था वहाँ पे एक हम लाइन लेके गए हैं, जो कि सेकंड एक और लाइन हमें बनी। दो चीज़ों में डिफरेंस है बेटा, एक P1 है, एक एफ ऑफ P1 है, ठीक है। तो हम कनेक्ट जो है वो y को आपस में करते हैं ना, यानी कि वो कोऑर्डिनेट जो y कर्व पे आ रहा होता है, उन दो कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू लाइन। जी ठीक है, P1 एफ ऑफ P1 हो गया, सही। एफ ऑफ P1, ये जो पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं P1 एफ ऑफ P1, इसको हम ज्वाइन करते हैं P0 एफ ऑफ P0 के साथ। ठीक है सर। ओके, नाउ अब हम आगे सेकेंड मेथड की एग्जांपल देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम इस इक्वेशन में तमाम नॉन ज़ीरो टर्म्स जो हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें और राइट हैंड साइड पे जस्ट हमारे पास ज़ीरो टर्म आ जाए। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नॉन ज़ीरो टर्म्स के कम्बिनेशन है, दैट विल बी एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास आ जाएगा x माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम सेकेंड मेथड का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन टाइम्स
xn माइनस 2 माइनस xn माइनस 1 सॉरी xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 और डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस 1 माइनस f ऑफ xn माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे आप n की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। लेट्स से ऑब्वियसली हमने अभी डिस्कस किया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, तो हम पुट कर देते हैं x2 इज इक्वल्स टू xn माइनस 1 माइनस टाइम f ऑफ सॉरी एक स्टेप बेटा और कर लेते हैं। पहले हमने आइटरेटिव फॉर्म को जनरलाइज कर लेते हैं। वंस वो जनरलाइज हो जाएगी तो फिर हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इसमें फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ टू मेक श्योर कि हम जनरलाइज फॉर्म लिख चुके हैं। xn इज इक्वल्स टू xn माइनस 1। अब फंक्शन है हमारे पास xn माइनस 1 माइनस टाइम f ऑफ xn माइनस 1 टाइम्स xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा xn माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, cos ऑफ xn माइनस 1 आना है। जब फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस cos ऑफ xn माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे cos ऑफ xn माइनस 1 आ जाएगा। फिर x की जगह xn माइनस 2 पुट कर दें तो xn माइनस 2 माइनस टाइम cos ऑफ xn माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गई आइटरेटिव फॉर्म। अब इसमें आप n की जगह 2 पुट कर दें क्योंकि n हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 होता है। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 2 x2 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा x1 माइनस टाइम x1 माइनस cos ऑफ x1 टाइम्स x1 माइनस x0। और जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x1 माइनस cos ऑफ x1 और माइनस आ जाएगा इसमें से x0 माइनस cos ऑफ x0। तो अब आप देखें कि अगर हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दो वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, x0 एंड x1 की वैल्यू हमें नोन होगी तो देन वी विल बी एबल टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टू डू सो हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो आप cos ऑफ x को ड्रा कर लें, ये कर्व बन जाती है। हम जानते हैं cos 0 पे 1 होता है, cos पाई बाई 2 पे 0 होता है और y इज इक्वल टू x, ये लाइन ड्रा कर लें। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमारे पास है इस इक्वेशन का सोल्यूशन। और ये पॉइंट जो है वो x जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो हमने इसमें से कोई वैल्यू चूज़ करनी है। तो लेट्स से दैट मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ इस इंटरवल में से चूज़ कर लेता हूँ। एक वैल्यू 0.5 ले लेता हूँ और एक वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.7853 विच इज़ एक्चुअली पाई बाई 4 लाइक मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। तो ये दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए। इनको चूज़ करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, यू कैन चूज़ रैंडम एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम दिस इंटरवल। तो आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं रैंडमली टू परफॉर्म द आइट्रेशंस। ओके, ये x0 एंड x1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जब आप आ जाएंगे पुट करेंगे इसमें x0 और x1 तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 विच इज़ 0.7853 माइनस टाइम 0.7853 माइनस cos ऑफ 0.7853 एंड टाइम्स 0.7853 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे 0.7853 माइनस cos ऑफ 0.7853 और माइनस टाइम आपके पास आ जाएगा 0.5 माइनस cos ऑफ 0.5। तो ये x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जानी है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने कैलकुलेटर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कीजिएगा और आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू ए रेडियन मेजर जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 0.7363। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7363
841। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। मैं चंद डेसिमल पॉइंट लिखनी है तो टू मेक श्योर कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है। ओके, अगर मैं देखूं तो x1 0.7 था, यहाँ पे भी 0.73 है, सो आई हैव टू परफॉर्म सम मोर कैलकुलेशंस। अब आप इसमें पुट कर दें n इज 3। जब n3 पुट करेंगे तो x3 आपके पास इक्वल आ जाएगा x2 माइनस, नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग n इज 3। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस कॉज ऑफ x2 टाइम्स x2 माइनस x1 एंड डिवाइडेड बाय x2 minus cos of x2 minus time cos of x1 minus x1 minus cos of x1। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x2 की वैल्यू है हमारे पास 0.7363 माइनस 0.7363 यहाँ पे, और माइनस कॉज ऑफ 0.7363 टाइम्स x2 माइनस x1 आपके पास आ जाएगा 0.7363 माइनस 63 माइनस 0.7853, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 0.7363 माइनस 0.0 कॉज ऑफ 0.7363 आपने वैल्यू पुट कर दी x2 की, और फिर x1 के पुट कर दें 0.7853 माइनस कॉज ऑफ 0.7853। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास x3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 0.73905, तो 0.73908। तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। अब हमने x1 कैलकुलेट कर लिया है, x2 कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम यहाँ पे नोट करें तो x2 और x3 की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 0.7363 और x3 की वैल्यू है 0.7390। तो आप देखें कि 0.7 एंड 3 फर्स्ट 3 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। तो दिस मीन्स दैट कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास इक्वल आ गई हैं और नियरली इक्वल आ गई हैं। तो दिस सजेस्ट दैट कि 3 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे हम कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं टू कंफर्म दैट कि वो अचीव हो गई है। तो आप यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर सकते हैं टू सी कि वेदर जो आपकी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है वो अचीव हुई है या नहीं हुई। तो फॉर दैट आप कर सकते हैं x3 माइनस x2 डिवाइड, और बाय लुकिंग एट के जो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि एक में आपके पास आ रहा है 0.7390 और 7390 और हमारे पास है 0.7363। हम देख सकते हैं कि अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ये इक्वल नज़र आ रहे हैं। जब आप मल्टीप्लाई और डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे तो होपफुली दैट आंसर कम्स आउट टू बी लेस देन 10⁻³ अगर हमें मज़ीद एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट हो तो फिर हम इसमें और परफॉर्म कर लें तो x4 जो है वो हमारे पास हो जाएगा x3 माइनस, हम फार्मूले में पुट कर रहे हैं xn की जगह 4 f ऑफ x3 टाइम्स x3 माइनस x2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। तो आपने अपने फार्मूला जो था उसमें n4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब आप x3 और x2 की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो हमारे पास x4 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी 0.7390851, 0.7390851। तो हम देख सकते हैं कि अगर अब हम x4 और x3 को कंपेयर करें तो हमारे पास x4 और x3 में एटलीस्ट 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट्स तक जो करस्पॉन्डेंस है वो नज़र आ रही है। 0.7390 यहाँ तक हमारे पास दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो 5 डेसिमल पे एक्यूरेसी हो जाती है। और अगर हम नेक्स्ट आइट्रेशन भी परफॉर्म कर लें तो उस केस में x5 जो है वो हमारे पास आ जाता है 0.7390851332। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में जो x4 और x5 की एक्यूरेसी है वो फर्दर इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे आप रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लें x5 माइनस x4 डिवाइडेड बाई x5, तो होपफुली जो आपके पास यहाँ पे एक्यूरेसी हो 10⁻⁻6 की अचीव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 6 डेसिमल पॉइंट अगर एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड है तो हम x5 पे स्टॉप कर देंगे। और अगर इस केस में हम x6 परफॉर्म करें भी तो फॉर n इज इक्वल टू 6 तो x6 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.739085133
2। तो एग्जैक्टली 10 डेसिमल एक्यूरेसी आ जाती है x5 और x6 पे। तो अगर आप x6 माइनस x5 डिवाइडेड बाई x5 करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपके पास 10 डेसिमल एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, और 5th आइट्रेशन पे हमने ये 10 डेसिमल की एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर ली होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली 6th पे भी यही रिजल्ट रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है 5th आइट्रेशन पे वो कन्वर्जेंस अचीव कर गया था। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो हमारे पास जो 10 डेसिमल एक्यूरेसी है वो 5th आइट्रेशन पे अचीव हो रही है, और इस केस में न्यूटन राफसन के केस में जो हमारे पास 10 डेसिमल एक्यूरेसी है वो 3rd आइट्रेशन पे अचीव हो रही है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेकंड मेथड जो है उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो कन्वर्ज करता है 5th आइट्रेशन पे, और न्यूटन से 3rd पे तो न्यूटन राफसन जो है वो बेटर और फास्टर कन्वर्जेंस देता है एज कम्पेयर टू सेकेंड मेथड। तो हमने जो एक डिफ़िकल्टी थी न्यूटन मेथड के साथ डेरिवेटिव कैलकुलेट करने वाली, वो तो अवॉइड कर ली है कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करने, लेकिन उसके साथ अब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन हैं वो इंक्रीज हो गई है टू अचीव द सेम लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या ड्रा किया? इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया है कि अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी हो या कहीं डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो तो आप वहाँ पे सेकंड मेथड की मदद से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अनदर एडवांटेज ये है कि अगर हम कंप्यूटेशनल स्पेस की बात करें, यानी कि कंप्यूटर और मेमोरी और उस चीज़ की बात करें, तो आप देखें इसमें आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट ही नहीं करना। तो दिस मीन्स है कि आप स्पेस भी सेव कर सकते हैं और नंबर ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन भी सेव कर सकते हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं टू कैलकुलेट द सोल्यूशन। तो अब कंप्यूटेशनली यानी कि सेकंड मेथड हमें बेटर नज़र आता है, लेकिन अगर कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जनरली हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि सेकंड मेथड जो है उसकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन मेथड। और एंड आल्सो अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाइसेक्शन मेथड से भी सेकंड मेथड और न्यूटन मेथड जो है वो बेटर है। तो डेफिनेटली आउट ऑल ऑफ देम न्यूटन मेथड इज़ better and provides us the faster convergence. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप नोटिस करें तो ये जो ग्राफ है ये हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है। वो पॉइंट आउट ये कर रहा है हमें कि हमें दो इनिशियल वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी टू स्टार्ट द सेकंड मेथड। तो हमारे पास सेकंड मेथड का जो कन्वर्जेंस का रेट है वो थोड़ा स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू न्यूटन राफसन। तो मे भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं अगर हम रूट को ब्रैकेट करने लगते हैं। तो ये अप्रोच अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट P0 हमने एक पॉइंट लिया, P1 लिया, तो हमारे पास रूट जो था वो लाई करता था बिटवीन P0 एंड P1, इसके दरमियान में लाई करता था, ब्रैकेट हो रहा था। फिर हमने नेक्स्ट जो दो पॉइंट लिए हैं P2 एंड P1, रूट इन दोनों के दरमियान भी ब्रैकेट हो रहा था कि जब आपने P3 कैलकुलेट करने के लिए P2 और P1 को यूज़ किया तो रूट उन दोनों के दरमियान लाई करता। लेकिन जब आपने P4 कैलकुलेट करने के लिए P2 और P3 को यूज़ किया है तो आपके पास जो विड्थ ऑफ द इंटरवल है वो ये बन गई है, और इसके अंदर रूट जो है वो लाई नहीं करता, यानी कि P2 और P3 जो हमने दो वैल्यू सेलेक्ट की हुई हैं इन दोनों के दरमियान रूट ब्रैकेट नहीं होता। फिर हम देखें तो P3 और P4 के दरमियान रूट जो है वो ब्रैकेट हो रहा है। तो ये जो अप्रोच है इससे हमें ये पता चलता है कि सेकंड मेथड जो है वो ब्रैकेटिंग ऑफ रूट नहीं करता। तो अगर पॉसिबल हो, इफ़ इट्स पॉसिबल, तो हम अगर उसको ब्रैकेट कर लें रूट को बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मे बी शायद हमारा जो कन्वर्जेंस का रेट है वो बेटर हो जाए और फास्टर हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसको हम टेस्ट करने के लिए अनदर अप्रोच जो है वो यूज़ करेंगे विच इज़ नोन एज रेगुलर फाल्सी मेथड, और रेगुलर फाल्सी के साथ साथ इसको हम कहते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड। तो फॉल्स पोजीशन मेथड जो है वो बेसिकली इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि सेकंड मेथड के लिए हम जो दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान रूट ब्रैकेट हो रहा। तो दैट्स व्हाट अ फॉल्स पोजीशन मेथड इज़। और ये जो मेथड है ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली यूज़ नहीं किया जाता। ऐसा क्यों है ये हम अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिक जो कंट्रास्ट है या डिफरेंस है हमारे पास फॉल्स पोजीशन और
इसमें वो बेसिकली हमारे पास ये है कि आपके पास जो रूट है वो सीकेंड मेथड में ब्रैकेट नहीं होता और हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन में उसको ब्रैकेट करना चाह रहे हैं। तो सेकेंड मेथड में हमारे पास जो अब ब्रैकेट नहीं हो रहा उसको हम कैसे इम्प्रूव कर लेते हैं। आप देखें सेकेंड मेथड में हम एक सेकेंड लाइन ड्रा करते हैं P0 और P1 के दरमियान, और P2 हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है जहाँ पे ये दोनों ये सेकेंड लाइन एक्स एक्सिस को मीट करती है। फिर P2 और P1 को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा P3, और फिर P3 और P2 को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है P4, और फिर P4 और P3 को ज्वाइन करके P5 एंड सो ऑन, जब तक हम कन्वर्जेंस अचीव नहीं कर लेते। अब फॉल्स पोजीशन मेथड के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आपने P0 और P1 को ज्वाइन किया तो P0 और P1 के दरमियान में रूट लाई करता था, फाइन। P2 पॉइंट आ गया हमारे पास, फिर P2 और P1 को ज्वाइन किया तो फिर भी रूट इन दोनों के दरमियान लाया करता था, तो आपके पास P3 पॉइंट आ गया, दैट्स ओके। जब आपने P3 और P2 को देखा तो अब रूट इन दोनों के दरमियान लाया नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए P4 के लिए P3 और P2 वाला इंटरवल सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन P3 और P2 में तो रूट लाई नहीं करता, बट P3 एंड P1 में करता है। यहाँ पे आप देखें कि P3 और P1 में अगर मैं इंटरवल ले लूँ तो रूट जो है वो इसके दरमियान लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम P2 के इंस्टेड रूट ले लेंगे, इंटरवल जो है वो P4 वैल्यू के लिए वो इंटरवल हो जाएगा P3 एंड P1, तो ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। इस इंटरवल में फिर आप P3 और P1 को कनेक्ट करेंगे। अब आप देखें पहले हम कर रहे थे P3 और P2 को, अब P3 और P2 को नहीं कनेक्ट कर रहे बल्कि सेकेंड लाइन जो है वो ड्रा कर रहे हैं P3 और P1 पॉइंट के दरमियान, यानी कि ये पॉइंट है P3 और P1, इन दोनों को ज्वाइन किया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आ जाएगा P4। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे P4 इस कर्व के राइट साइड पे था, इस केस में ये P4 जो है इस कर्व के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही हम ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे और ये देखेंगे कि हमेशा जो दो कंसेक्टिव पॉइंट्स हम ले रहे हैं, दो एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल ले रहे हैं, रूट जो है वो उन दोनों के दरमियान में लाए करता है। वी हैव टू मेक श्योर कि दैट इज अचीवेबल। तो ये मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन होगा, यानी कि फार्मूला सेकेंड मेथड का ही यूज करेंगे, लेकिन उस फार्मूले में हम जो पॉइंट्स प्लग इन करेंगे मेक श्योर करेंगे कि रूट जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान लाई करता है। ओके, अब इसी एग्जांपल को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इससे हमारे पास जो एक्यूरेसी है या लेवल ऑफ एक्यूरेसी है या नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट विद, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। तो हम सबसे पहले तो तमाम नॉन ज़ीरो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस कॉज ऑफ x। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आइटरेटिव फार्मूला है वो सेकेंड वाला ही है, xn माइनस वन माइनस टाइम f ऑफ xn माइनस वन टाइम्स xn माइनस वन माइनस xn माइनस टू and divided by f of xn minus 1 minus f of xn minus 2। तो हमारे पास यही फार्मूला जो है वो सेकेंड मेथड वाला हमने यूज़ करना है। तो हम इसमें n की वैल्यू 2 सेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 माइनस टाइम f of x1 टाइम x1 माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय f of x1 माइनस f of x नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला x2 का। अब x2 में आप दो वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, x0 एंड x1। ये दो वैल्यूज़ हमने कैसी चूज़ करनी है कि हम फॉल्स पोजीशन मेथड अप्लाई कर सकें। जैसे हमने बिगिनिंग में बात की कि x0 और x1 ऐसे होने चाहिए कि रूट जो है वो इन दोनों के दरमियान लाई करे। तो अगर रूट इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है तो इसका मतलब है f of x0 इंटू एफ ऑफ x1 जो है इस वैल्यू को हमेशा हमारे पास आना चाहिए लेस देन 0, सच दैट कि जब ये चीज़ होल्ड करेगी तो इसका मतलब है कि रूट लाइज बिटवीन x0 एंड x1। तो ये जो इंटरवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें रूट लाई करता है। तो अब हमने x0 और x1 ऐसे चूज़ करने हैं।
तो लेट्स से मैंने जो सेकंड मेथड के लिए किए थे वही x0 और x1 में कंसिडर कर लेता हूँ, 0.5 एंड 0.7853, और इस पे देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो f ऑफ x0 हमारे पास हो जाएगा 0.5 माइनस कॉज ऑफ 0.5। तो बेटा आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो ये वैल्यू बता दें। Does anyone have a calculator? -0.499 -0.499। ये याद रखिएगा कि आपने इसके लिए कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सर वो कर लेते हैं 2 मिनट। जी बेटा क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? -0.21462। जी बेटा क्या वैल्यू बता रहे हैं आ रही है? सर रेडियन में सेट करने के बाद सर f ऑफ x0 रेडियन में करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है? सर -0.37758। 0.37758, तो स्टिल नेगेटिव आ रही है। ओके जी, 0.7853 पे 0.07 आ रही है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो अब आप देखें कि अगर हम देखें तो f ऑफ x0 इंटू एफ ऑफ x1 जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब हम ये लिख सकते हैं कि रूट लाइज बिटवीन ये जो हमारे पास इंटरवल है 0.5 और 0.7853। तो आपके पास ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने x0 और x1 ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं कि रूट उन दोनों के दरमियान में लाई करता है। तो x0 0.5 और x1 0.7853, ये वैल्यू हम x2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, x1 आ जाएगा 0.7853 और माइनस f ऑफ x1 जो है उसकी जगह आ जाएगा 0.7853 टाइम्स x1 माइनस x0, तो 0.7853 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0.7853 माइनस f ऑफ 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें प्लग कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट आंसर्स कम्स आउट टू बी, में यहाँ पे लिख लेते हैं जी। आंसर हमारे पास आएगा 0.7363, तो 0.73638, तो ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी नीड टू चेक के f ऑफ x2 क्या आता है। तो f ऑफ 0.7363, बेटा इस पे आंसर क्या आ जाएगा? 0.7363 माइनस कॉज ऑफ 0.7363, इज इट नेगेटिव पॉजिटिव व्हाट? नेगेटिव है सर। क्या वैल्यू आ रही है? -4.658 इंटू 10⁻³ -3, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू। तो अब ये नेगेटिव आ गया। अब आप देखिए इसका मतलब है हमारे पास f ऑफ x3 नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है। तो हम देखते हैं कि f ऑफ x2 क्या था। f ऑफ x2 हमारे पास सॉरी दिस इज x2, f ऑफ x2 हमारे पास नेगेटिव आ गया। ओके, अब हम देखते हैं कि f ऑफ x1 हमारे पास क्या था। तो f ऑफ x1 हमारे पास पॉजिटिव था और f ऑफ x2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 जो है ये लेस देन 0 है, और दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन जो हमारे पास पॉइंट हैं x1 एंड x2। तो हमारे पास जो पॉइंट है x1 जो है वो बन रहा है आपका 0.7853 और ये 0.73, तो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा 0.73 एंड 0.7853। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x2 और ये x1। तो इस इंटरवल में हमारे पास x2 से लेकर x1 के दरमियान जो है इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है। तो आप n की वैल्यू जो है वो अपडेट कर दें, n इज इक्वल टू 3 कर दें, तो हमारे पास x3 आ जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 टाइम्स x2 माइनस x1
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स वन। तो एक्स थ्री की वैल्यू हमारे पास बन जानी चाहिए, एक्स टू है जी 0.7363 माइनस एफ ऑफ 0.7363 एंड एक्स टू माइनस एक्स वन करना है तो 0.7363 माइनस 0.7853 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 0.7363 माइनस एफ ऑफ 0.7853। तो ये वैल्यू बेटा हम प्लग कर सकते हैं जैसे हमने ऑलरेडी किया है सेकंड मेथड में। तो x3 का आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 0.739058। तो 0.739058। तो हम अब f ऑफ x3 पे चेक कर लें तो मुझे बता दें कि आंसर क्या आता है। 0.739058 माइनस कॉज ऑफ 0.739058। तो इस पे आंसर क्या आ रहा है? होपफुली आई थिंक इट कम्स नेगेटिव। नेगेटिव है सर। हाँ नेगेटिव आ रहा है। ओके, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास f ऑफ x2 नेगेटिव है और f ऑफ x3 भी नेगेटिव है। तो अब क्या रूट लाई कर सकता है बिटवीन x2 एंड x3? या मतलब करता भी हो तो क्या हमें पता चल रहा है कि इनसे श्योरिटी है कि इन दोनों के दरमियान लाई करते हैं? नो सर। लेकिन हमें यह पता है कि f ऑफ x1 पॉजिटिव है और f ऑफ x3 नेगेटिव है। तो ये तो श्योरिटी है कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x3 जो है ये नेगेटिव है हमारे पास। तो दिस मीन्स दैट कि देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन x1 एंड x3। तो ये हमें श्योरिटी है कि दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन, और जो हमारे पास पॉइंट हैं वो है x3 0.739058 और ये जो पॉइंट था 0.7853, इसके दरमियान हमारे पास रूट जो है वो लाई करता है x3 और x1 के दरमियान। ओके, तो अब हम आ जाते हैं n4 पे। अब n4 में हमारे पास x4 जो है उसको इक्वल हो जाना चाहिए x3 माइनस एफ ऑफ x3 टाइम्स x3 माइनस x4 2 और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2। ये हो जाना चाहिए, जो कि असूलन अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे सेकंड के फार्मूले में तो ये हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब फॉल्स पोजीशन मेथड में हमें तो ऐसे दो वैल्यूज चूज़ करनी थी कि रूट उन दोनों के दरमियान लाई करता हो। तो हमने देखा है कि x2 और x3 के दरमियान लाई नहीं करता। तो हमें इस फार्मूले को मॉडिफाई करना है फॉल्स पोजीशन के लिए, और मॉडिफिकेशन के बाद वो क्या बन जाएगा, x4 इज इक्वल टू x3 माइनस एफ ऑफ x3। क्योंकि रूट x3 और x1 के दरमियान लाई करता है तो हम यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो दोनों पॉइंट्स यूज़ करेंगे वो x3 एंड x1 करेंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x1। दिस इज़ नोन एज कि ये जो फार्मूला है ये फॉल्स पोजीशन के लिए होगा। आप देखें कि सेकंड के लिए फार्मूला डिफरेंट है, फॉल्स पोजीशन के लिए फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है। तो अब हम x4 कैलकुलेट करते हैं। x3 की वैल्यू है 0.7390 माइनस एफ ऑफ 0.7390 और इसके बाद x3 हमारे पास 7390 आ गया और x1 है 0.7853। ये वैल्यूज़ अपने फार्मूले में पुट कर दें। एफ ऑफ 7390 माइनस एफ ऑफ 0.7853। तो ये फार्मूला बन गया x4 के लिए। आई होपफुल कि आप इसमें फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो x4 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है दैट वैल्यू कम्स आउट टू p। वो हमारे पास है जी x4 की वैल्यू 0.739084। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.739084। तो हमने क्या करना है, x4 पे वैल्यू चेक करनी है। एफ ऑफ x4 हमारे पास है 0.739084 माइनस कॉज ऑफ 0.739084। तो अगर मैं दोबारा वैल्यू चेक करूं तो होपफुली दिस विल कम अगेन नेगेटिव। तो ये हमारे पास दोबारा नेगेटिव आ रही है। अब आप देखें कि एफ ऑफ x4 नेगेटिव है, एफ ऑफ x3 भी नेगेटिव है, एफ ऑफ x2 भी नेगेटिव है और एफ ऑफ x1 पॉजिटिव है।
तो अब मुझे कौन से 2 पॉइंट कंसिडर करने चाहिए? x4 and x1. x4 एंड x1. तो f of x4 इंटू f of x1 जो है ये हमारे पास लेस देन 0 है. सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन x1 एंड x4. तो x4 की वैल्यू 0.739084 और x1 की वैल्यू 0.7853. तो इसके दरमियान हमारे पास x4 एंड x1 के दरमियान रूट जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा f of x4 इंटू f of x1 इज लेस दैन 0. तो अब हमने नेक्स्ट वैल्यू अपडेट कर देनी है n इज इक्वल्स टू 5. जब n5 पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x5 इज इक्वल्स टू x4 माइनस f of x4 टाइम्स. अब क्योंकि रूट x4 और x1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ भी x4 और x1 की यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय f of x4 माइनस f of x1. आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. x5 x4 की वैल्यू है 0.739084 एंड माइनस f of 0.739084 और टाइम्स आपके पास आ जाएगा 0.739084 माइनस 0.7853 और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा f of 0.739084 माइनस हो जाएगा f of 0.7853. तो आप जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है 0.73908513. 0.73908513 am I right? Yes, 85130. तो ये आ जाती है एंड आई एम 100% श्योर कि f of x5 भी जो है ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, लेस देन 0 आ रहा होगा. तो फिर जो है नेक्स्ट इंटरवल जो है वो हमारे पास बन जाएगा कि f of x5 इंटू f of x1 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा. और n6 के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा x6 इज इक्वल्स टू x5 माइनस f of x5 टाइम्स x5 माइनस x1 एंड डिवाइडेड बाय f of x5 माइनस f of x1. तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x6 का जो आंसर है दैट विल बी 0.7390851332. 0.7390851332. तो ये हम अगर अब डेफिनेटली हमने अभी तक एरर चेक नहीं किया तो हमें यहाँ पे एरर चेक करना भी चाहिए. x6 माइनस x5 डिवाइडेड बाई x5 करें तो हम देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटलीस्ट 8 डेसिमल की तो मिनिमम एक्यूरेसी आपको नज़र आ रही है, मे बी 9 डेसिमल की भी अचीव हो रही हो. तो 8-9 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी जो है वो आपके पास अचीव हो रही है इस स्टेप पे. और अगर हम देखें तो इसका मतलब है दैट इज़ सफिशिएंट एक्यूरेसी. तो ये हम स्टॉप कर देंगे. इससे हमें ये पता चला कि जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है वो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन का भी वही है जो हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन के लिए है या सेकंड मेथड के लिए, वो क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा. तो जब ये 10⁻⁻m से लेस हो जाए और m इज़ द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, अगर आपको कहा जाए 8 डेसिमल एक्यूरेसी तो आपने ये आइट्रेशन तब तक परफॉर्म करनी होती हैं जब तक ये एरर जो है 10⁻⁻8 से कम ना आ जाए. तो अगर m3 हो तो आपने 10⁻3 तक अचीव करना है, m2 हो तो 10⁻2 तक. तो जितने डेसिमल एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है वो वैल्यू हो जाएगी m की. तो यहाँ पे आके हम स्टॉप कर देंगे. तो दैट विल बी अवर स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर फॉल्स पोजीशन मेथड. अब यहाँ पे आप देखें तो फॉल्स पोजीशन में 10 डेसिमल एक्यूरेसी अचीव हुई 6th आइट्रेशन पे, सेकंड में हो रही थी 5th आइट्रेशन पे, न्यूटन रॉफ्सन में हो रही थी 3rd आइट्रेशन पे. तो अगर हम देखें तो 10 डेसिमल एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी वाज अचीव्ड, हमारे पास जो अचीव्ड हो रही है वो न्यूटन्स के केस में, न्यूटन रॉफ्सन के केस में उसकी जो आइट्रेशन है वो 3 आइट्रेशन है. और अगर हम देखें तो यही एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो रही है सेकंड के साथ, उसकी जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो 5 आइट्रेशन है. और यही एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो रही है फॉल्स पोजीशन के साथ, तो उसमें हमें जो नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ी हैं वो 6 आइट्रेशन परफॉर्म कर रही हैं. तो मेरा ख्याल है हमारा ये एक जनरल कंक्लूजन ड्रा होता है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है वो फास्टर भी है और बेटर भी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट पोजीशन मेथड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस के. और इसके साथ साथ
दूसरी चीज़ ये कि आप देखें कि हम फॉल्स पोजीशन मेथड डिस्कशन हमने इसलिए स्टार्ट की थी कि क्या पता रूट ब्रैकेटिंग की मदद से हमारे पास बेटर रिजल्ट आए, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रैकेटिंग ऑफ द रूट जो कि बाइसेक्शन का बेसिक पॉइंट था वो आपकी जो कन्वर्जेंस है या रेट ऑफ कन्वर्जेंस है उसको इम्प्रूव नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वी कैन कंक्लूड दैट कि ब्रैकेटिंग इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन टू अचीव एक्यूरेट रिजल्ट। तो उससे कोई हमारी एक्यूरेसी को जो है वो फ़र्क यानी कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन हमें ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ी। तो ये हमारी कंप्लीट डिस्कशन है अबाउट द मेथड फॉल्स पोजीशन मेथड। इसके हवाले से बेटा आपके कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।